कहते हैं शेयर बाजार में सबसे बड़ा दुश्मन ना इंडिकेटर है ना मार्केट। सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा अपना मन। और ये बात मतलब सुनने में जितनी दार्शनिक लगती है उतनी ही सच्ची है। हम सब ने महसूस किया है ना? कैसे डर, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस ये सबसे समझदार ट्रेडर्स से भी वो गलतियां करवा देते हैं जिन्हें वो बाद में देखकर सोचते हैं अरे ये मैंने क्या कर दिया। बिल्कुल, जब शेयर बेचना होता है तो लालच कहता है थोड़ा और रुक जाओ। हाँ, और जब बाजार थोड़ा गिरता है तो डर सब कुछ बिकवा देता है। तो इसी मानवीय समस्या के एक तार्किक समाधान के तौर पर आज हम एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। हमारी आज की खोज का मिशन ये समझना है कि एल्गो ट्रेडिंग आखिर है क्या, ये कैसे काम करती है, और सबसे जरूरी सवाल कि क्या ये सिर्फ बड़े खिलाड़ियों के लिए है? हाँ, क्या ये सिर्फ बड़े-बड़े संस्थानों और करोड़पति ट्रेडर्स के लिए है या एक आम इंसान भी इसे अपना सकता है? और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग कोई जादुई चिराग नहीं है जो रातों रात अमीर बना दे। जैसा आपने कहा, इसका असली काम बाजार से लड़ना नहीं बल्कि अपने मन से लड़ना है। अच्छा, ये ट्रेडिंग से भावनाओं को निकालकर उसे पूरी तरह से अनुशासन, एक तय प्रक्रिया और संभाव्यता मतलब प्रोबेबिलिटी के खेल में बदलने का एक तरीका है। ये अनुमान लगाने की कला नहीं है, ये नियमों का पालन करने का विज्ञान है। ठीक है, तो चलिए इसी विज्ञान को समझते हैं। बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग तो इसका असल में मतलब क्या है? सीधे शब्दों में इसका मतलब है कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करना। पर असली जादू प्रोग्राम में नहीं, उन नियमों में है जिन पर वो प्रोग्राम चलता है। मतलब ट्रेडर का काम ट्रेडिंग के दौरान नहीं होता, उससे बहुत पहले होता है। वो एक स्ट्रैटेजी बनाता है, नियमों का एक पक्का सेट। जैसे अगर कोई स्टॉक अपने 50 दिन के औसत से 10% ऊपर जाता है और वॉल्यूम ही ज्यादा है तो खरीदो। ओके। या अगर ट्रेड में 2% का नुकसान हो जाए तो बिना सोचे समझे उसे बेच दो। मतलब इंसान का काम है नियम बनाना और कंप्यूटर का काम है उन नियमों का बिना किसी भावना के, बिना थके पालन करना। बिल्कुल, एक बार नियम तय हो गए तो कंप्यूटर बिना थके, बिना डरे और बिना लालच किए बस उन नियमों पर चलता रहता है। और शायद यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है। हाँ, यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव आता है। इंसान जब कोई ट्रेड हारता है तो उसे व्यक्तिगत रूप से लेता है। उसे लगता है मैं गलत था। निराश हो जाता है। निराश होता है, अगली बार डरता है। लेकिन एक एल्गोरिदम वो ऐसा नहीं सोचता। उसके लिए हर ट्रेड आंकड़ों का एक हिस्सा है। वो सिर्फ संभाव्यता को देखता है और किसी एक ट्रेड से भावनात्मक रूप से जुड़ता ही नहीं। अच्छा, उसका लक्ष्य हर ट्रेड को सही साबित करना नहीं है, बल्कि लगातार बिना चूके एक ही प्रक्रिया का पालन करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्गो ट्रेडर का लक्ष्य हर बार सही होना है ही नहीं। है ही नहीं। ये तो पारंपरिक सोच से बिल्कुल उल्टा है। हम तो हमेशा बाजार में सही होने की कोशिश करते हैं। यही तो सबसे बड़ा मानसिक बदलाव है। एल्गो ट्रेडिंग की दुनिया भविष्यवाणी पर नहीं, संभावनाता पर चलती है। जैसा कि क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के गुरु अर्नेस्ट चान कहते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, इट इज अबाउट प्रोबेबिलिटी। सफल ट्रेडिंग भविष्यवाणी के बारे में नहीं बल्कि संभावनाता के बारे में है। हाँ, अगर आपकी स्ट्रैटेजी 10 में से 6 बार काम करती है और जब वो काम करती है तो ज्यादा कमाती है, और जब फेल होती है तो कम गवाती है, तो लंबे समय में आप मुनाफे में रहेंगे। मतलब एक एक ट्रेड का नतीजा मायने नहीं रखता? नहीं, हजारों ट्रेड का नतीजा मायने रखता है। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। एक आम ट्रेडर बाजार को देखकर सबसे पहला सवाल पूछता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? हाँ, उसका पूरा ध्यान भविष्यवाणी करने पर होता है। और यही सबसे बड़ा जाल है। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी लगातार बाजार की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। एल्गो ट्रेडर ये सवाल पूछता ही नहीं, वो चार्ट देखकर एक बिल्कुल अलग सवाल पूछता है। क्या? वो पूछता है, क्या बाजार की मौजूदा स्थिति मेरी परखी हुई स्ट्रैटेजी के नियमों से मेल खाती है? क्या इस स्थिति में मेरी स्ट्रैटेजी का एज है या नहीं? एज से आपका क्या मतलब है? एज का मतलब है एक सांख्यिकीय बढ़त, एक ऐसी स्थिति जिसके बारे में ऐतिहासिक डेटा बताता है कि अगर आप बार बार इस पर दाव लगाएंगे तो जीतने की संभावना हारने से ज्यादा है। अच्छा। एल्गो ट्रेडर भविष्यवक्ता बनने की कोशिश ही नहीं कर रहा, वो बस उन पलों को खोज रहा है जहां संभावना उसके पक्ष में हो। उसके लिए मार्केट सही है या गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसका काम सिर्फ अपने नियमों का पालन करना है। बस अगर नियम कहते हैं खरीदो तो वो खरीदेगा, अगर नियम कहते हैं कुछ मत करो तो वो चुपचाप बैठा रहेगा, चाहे बाजार में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आया हो। और इन नियमों को बनाने की जो नींव है उसे ही शायद क्वांटिटेटिव थिंकिंग कहते हैं। मतलब हर फैसले में भावनाओं की जगह नंबर्स और अनुमान की जगह डेटा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हमारे स्रोत में इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। एक आम ट्रेडर कहेगा, मुझे लगता है कि मार्केट गिरेगा। एक भावना है, एक एहसास। हाँ, वहीं एक क्वांटिटेटिव ट्रेडर कहेगा, पिछले 10 साल के डेटा के अनुसार जब जब विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स 25 के ऊपर गया और निफ्टी अपने 20 दिन के औसत से नीचे बंद हुआ है, तब अगले 5 दिनों में 63% बार मार्केट और गिरा है। वाह, मतलब जमीन आसमान का अंतर है ना? एक तरफ सिर्फ एक उम्मीद या डर है और दूसरी तरफ ठोस डेटा और संभाव्यता। तो ये डेटा और नंबर्स मिलकर ही एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो कुछ लोकप्रिय स्ट्रैटेजी के प्रकारों के बारे में बता सकती हैं? जरूर। वैसे तो हजारों स्ट्रैटेजी हो सकती हैं, लेकिन 2 मूल फिलॉसफीज बहुत लोकप्रिय हैं। पहली है मीन रिवर्जन। मीन रिवर्जन। इसका मूल सिद्धांत बहुत सहज है। जैसे एक खींची हुई रबर बैंड अपनी सामान्य अवस्था में वापस आती है, वैसे ही किसी स्टॉक की कीमत भी अपने औसत यानी मीन की तरफ लौटती है। अच्छा। अगर कोई स्टॉक बिना किसी खास खबर के बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वो वापस अपने औसत की तरफ लौटेगा। मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी इसी वापसी पर दांव लगाती है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? कभी कभी तो कोई स्टॉक गिरता है तो गिरता ही चला जाता है, या बढ़ता है तो बढ़ता ही रहता है, वो कभी अपने औसत पर वापस नहीं आता। बिल्कुल। और आपकी यही शंका हमें दूसरी फिलॉसफी पर ले आती है, जो मीन रिवर्जन से बिल्कुल उल्टी है, ट्रेंड फॉलोइंग। ट्रेंड फॉलोइंग? हाँ, इसका सिद्धांत है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यानी ट्रेंड आपका दोस्त है। ये स्ट्रैटेजी मानती है कि चीजें एक दिशा पकड़ सकती हैं और लंबे समय तक उसी दिशा में चल सकती हैं। तो यहाँ एल्गोरिदम का काम ट्रेंड को पहचानना है। हाँ, उसका काम ये पहचानना होता है कि बाजार में कोई मजबूत ट्रेंड शुरू हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो बस उस ट्रेंड की लहर पर सवार हो जाना और तब तक बैठे रहना जब तक ट्रेंड के पलटने के संकेत ना मिले। ये सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन इसकी चुनौती क्या है? इसकी सबसे बड़ी चुनौती मनोवैज्ञानिक है। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी में ज्यादातर छोटे छोटे नुकसान होते हैं। क्यों? क्योंकि बाजार ज्यादातर समय एक दायरे में रहता है और सिस्टम को बार बार लगता है कि ट्रेंड शुरू हो गया है, पर वो झूठा सिग्नल निकलता है। लेकिन जब कभी एक बड़ा ट्रेंड हाथ लगता है, जैसे 2008 की मंदी या 2020 के बाद की तेजी, तो एक ही ट्रेड में इतना बड़ा मुनाफा मिलता है जो पिछले कई छोटे नुकसानों की भरपाई करके भी बहुत आगे निकल जाता है। ये तो मुश्किल होगा। मतलब सोचिए, आप लगातार 10 छोटे छोटे घाटे झेल रहे हैं। हाँ, और आपका सिस्टम आपको 11वीं बार ट्रेड लेने को कह रहा है। एक इंसान का दिल कहेगा बस अब और नहीं। बिल्कुल। लेकिन एल्गोरिदम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 11वां ट्रेड लेगा और हो सकता है वही एक ट्रेड उस साल का सबसे बड़ा मुनाफा दे। इसके लिए मशीन जैसा अनुशासन चाहिए जो इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हमारे पास मीन रिवर्जन जैसी स्ट्रैटेजी हैं और ट्रेंड फॉलोइंग जैसी स्ट्रैटेजी हैं, लेकिन कागज पर तो कोई भी स्ट्रैटेजी अच्छी लग सकती है। असल दुनिया में वो काम करेगी या नहीं, इस पर भरोसा कैसे किया जाए? और इसका जवाब एल्गो ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण कदम है, बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग। इसे आप सच्चाई का आईना कह सकते हैं। ये कोई लीप ऑफ फेथ नहीं है, ये एक मेथोडिकल टेस्ट है। आप अपनी बनाई हुई स्ट्रैटेजी को पिछले कई सालों के ऐतिहासिक डेटा पर कंप्यूटर की मदद से चलाकर देखते हैं। अच्छा, एक उदाहरण से समझाएंगी? जरूर। मान लीजिए हमारी एक सरल मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी है कि जब भी निफ्टी 50 का RSI इंडिकेटर 30 से नीचे जाए तो हम खरीदेंगे, और जब वो 70 के ऊपर जाए तो हम बेच देंगे। ठीक है। अब हम इस सीधे साधे नियम को पिछले 20 साल के निफ्टी के डेटा पर चलाकर देखेंगे। बैक टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर हमें सटीक नतीजे देगा। इस स्ट्रैटेजी ने कुल कितना मुनाफा कमाया होता, इसकी सफलता दर क्या थी, और सबसे जरूरी, इसका सबसे बुरा दौर यानी ड्रॉडाउन कितना बड़ा था। ड्रॉडाउन मतलब शिखर से घाटी तक की सबसे बड़ी गिरावट? हाँ, ये आंकड़े आपको स्ट्रैटेजी की असलियत दिखा देते हैं। मतलब
बिना बैक टेस्टिंग के हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं? इसीलिए अर्नेस्ट चान ने कहा है, इफ यू डोंट बैक टेस्ट यू आर नॉट ट्रेडिंग, यू आर होपिंग। अगर आप बैक टेस्ट नहीं करते तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल, बैक टेस्टिंग ही उम्मीद को संभाव्यता में बदलती है। तो बैक टेस्टिंग हमें दिखाती है कि स्ट्रैटेजी में दम है, लेकिन जैसा आपने कहा वो ये भी दिखाती है कि स्ट्रैटेजी हमेशा नहीं जीती, और यहीं से शायद रिस्क मैनेजमेंट की बात शुरू होती है, जो कि सबसे जरूरी हिस्सा है। सबसे जरूरी। और यही संभाव्यता की सोच हमें सीधे रिस्क मैनेजमेंट पर लाती है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि हर ट्रेड जीतेगा नहीं, तो आपका पहला काम मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना बन जाता है कि आप अगला ट्रेड लेने के लिए बाजार में टिके रहें। सही बात है। एक अच्छे एल्गोरिदम का पहला काम पैसा कमाना नहीं, पैसा बचाना है। तो ये पैसा बचाने का काम होता कैसे है? क्या नियम होते हैं इसके? 2 सबसे बुनियादी नियम है। पहला, पोजीशन साइजिंग, यानी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का एक बहुत छोटा हिस्सा ही दांव पर लगाना, आमतौर पर 1 या 2% से भी कम, ताकि अगर ट्रेड गलत हो जाए तो ज्यादा चोट ना लगे। हाँ। और दूसरा, स्टॉप लॉस। हर ट्रेड में घुसने से पहले ही ये तय कर लेना कि अगर ट्रेड मेरे खिलाफ गया तो मैं अधिकतम कितना नुकसान उठाऊंगा, और सिस्टम बिना किसी भावना के उस स्तर पर ट्रेड को काट देता है। मेरे एक दोस्त ने एक बार कहा था, बाजार कहीं नहीं जा रहा, वो कल भी यहीं रहेगा। जरूरी ये है कि तुम कल ट्रेड करने के लिए यहाँ रहो। सही है, रिस्क मैनेजमेंट यही सुनिश्चित करता है। तो इन सब का क्या मतलब है? ये सब सुनने के बाद भी ये थोड़ा जटिल और तकनीकी लगता है। क्या ये सच में एक आम इंसान के लिए है, जिसके पास करोड़ों रुपए या बड़े बड़े सर्वर नहीं है? देखिए, 15-20 साल पहले जवाब शायद नहीं होता, लेकिन आज तकनीक ने इसे बहुत सुलभ बना दिया है। अच्छा। स्रोत भी यही कहता है कि आज आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है। आपको जिस चीज की जरूरत है वो है लॉजिक यानी तर्क, अनुशासन यानी नियमों का पालन करना, और टेस्टिंग की आदत। आज ऐसे कई प्लेटफॉर्म और टूल उपलब्ध है जो आम लोगों को बिना जटिल कोडिंग की अपनी स्ट्रैटेजी बनाने और बैक टेस्ट करने की सुविधा देते हैं। अगर कोई इसमें शुरुआत करना चाहे तो आप उसे क्या व्यवहारिक रास्ता सुझाएंगी? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, पेपर ट्रेडिंग से शुरू करें, नकली पैसे से, ताकि सीखते समय कोई वास्तविक नुकसान ना हो। हाँ। दूसरा, बहुत ही सरल स्ट्रेट स्ट्रैटेजी से शुरुआत करें जिसे आप पूरी तरह से समझते हो, जटिलता के पीछे न भागें। तीसरा, जब आप असली पैसे से शुरुआत करें तो बहुत छोटी पूंजी से करें, इतनी छोटी कि अगर वो पूरी डूब भी जाए तो आपको फर्क ना पड़े। मतलब लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, प्रक्रिया सीखना है। बिल्कुल। शुरुआती कुछ महीनों का लक्ष्य प्रक्रिया को सीखना, अपने बनाए सिस्टम पर भरोसा करना और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होना चाहिए। तो अंत में अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं। ये रातों रात सफलता की गारंटी नहीं देती, लेकिन ये आपको एक सिस्टम देती है, ये आपको अनुशासन सिखाती है, और सबसे जरूरी, ये आपको आपके सबसे बड़े दुश्मन यानी आपके अपने मन की भावनाओं से बचाती है। और ये बात हमें वापस वही ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। बाजार में लंबी दौड़ वही जीतता है जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग उसी नियंत्रण को पाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। ये इंसान की भावनात्मक कमजोरियों को मशीन की अनुशासित ताकत से बदलने का एक वैज्ञानिक तरीका है। ये स्रोत ट्रेडिंग में भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करने की बात करता है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, जीवन के उन दूसरे क्षेत्रों के बारे में क्या, जहां डर और लालच जैसे इमोशंस हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करते हैं, करियर के फैसलों से लेकर निजी रिश्तों तक। क्या वहां भी व्यक्तिगत एल्गोरिदम या नियम आधारित सिस्टम बनाने से, जैसे गुस्से में कभी कोई बड़ा फैसला नहीं लेना, या हर महीने अपनी आय का 10% निवेश करना, चाहे बाजार कैसा भी हो, हमें बेहतर और अधिक कंसिस्टेंट परिणाम मिल सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।